हेलो दोस्तों। इस साल जनवरी और मार्च के बीच निफ्टी 50 लगभग 14.5% गिरा। ये पिछले 2 सालों में इसका सबसे बुरा क्वार्टर था। इन्हीं 3 महीनों में इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पहले से कहीं ज्यादा इक्विटी मनी आया। क्वार्टर के लिए उनका नेट इक्विटी इनफ्लो 1.24 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गया, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। अकेले मार्च में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स या SIPs ने 32,087 करोड़ रुपीस का ऑल टाइम मंथली हाई छुआ। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। रिटेल मनी आमतौर पर गिरते हुए मार्केट से भाग जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिर हो क्या रहा है? जवाब के लिए आज के इस वीडियो में हम 3 एसेट मैनेजर्स के रिजल्ट्स देख रहे हैं। हम साइज के हिसाब से इंडिया के सबसे बड़े AMC यानी ICICI प्रूडेंशियल AMC को देख रहे हैं, जिसके एवरेज एसेट्स ने इस क्वार्टर 11 लाख करोड़ रुपीस क्रॉस किया। हम HDFC AMC को भी देख रहे हैं, जो इंडस्ट्री में सबसे साफ मार्जिन वाली AMC है और ये इंडस्ट्री के लिए एक गोल्ड स्टैंडर्ड जैसा है। और आखिर में हम चैंपियन PSU UTI AMC को भी देख रहे हैं, जो इन तीनों में से सबसे पुराना है और अकेला ऐसा है जिसका कोई बैंक पेरेंट नहीं है। हर एक की अपनी कहानी है कि कैसे एक बुनियादी तौर पर मुश्किल क्वार्टर में सरवाइव किया जा सकता है। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए नंबर्स का एक टूर लेते हैं। हम ICICI प्रू AMC से शुरू करते हैं। कंपनी ने इस क्वार्टर में 11 लाख करोड़ रुपीस के एवरेज एसेट्स पार किए, जो पिछले साल के मुकाबले 1/4 ज्यादा है। इसकी ग्रोथ इंडस्ट्री के 21% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ से काफी आगे है। इसका रेवेन्यू भी लगभग 19.5% बढ़ा और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी और भी तेजी से बढ़ा, ईयर ऑन ईयर 30% से थोड़ा ज्यादा, क्योंकि इसका ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ा हुआ है। इसका कारण स्केल इकोनॉमिक्स था। कंपनी के एसेट्स तेजी से ऊपर गए, जिसने रेवेन्यू को बढ़ा दिया, और जैसे जैसे कॉस्ट स्टेबल रहे इसका प्रॉफिट भी बढ़ गया। लेकिन फिर भी कंपनी का बॉटम लाइन यानी इसका नेट प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में लगभग 17% गिर गया। हम इस पर थोड़ी देर में वापस आएंगे। HDFC AMC का क्वार्टर भी कुछ ऐसा ही दिखा। इसके एवरेज एसेट्स 9.3 लाख करोड़ रुपीस पर पिछले साल से लगभग 20% ऊपर थे। इसका एवरेज रेवेन्यू लगभग 17% बढ़ा और इसका ऑपरेटिंग मार्जिन 80% के आसपास रहा, जो कि इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज फ्रेंचाइज में काफ़ी अच्छा है। किसी भी मैट्रिक से देखें तो ये क्वार्टर एक अच्छा पीरियड था, और फिर भी ICICI प्रू AMC की तरह ही इसका नेट प्रॉफिट भी पिछले क्वार्टर से लगभग 1/5 गिर गया। इस बीच UTI एक अलग तरह की कंपनी है और इसका Q4 भी काफ़ी अलग रहा। कंसोलिडेटेड लेवल पर कंपनी का परफॉर्मेंस खराब रहा। इसका रेवेन्यू पिछले क्वार्टर से 25% नीचे था और 67 करोड़ रुपीस का नेट लॉस भी हुआ। कई सालों में ये पहली बार है जब UTI की बॉटम लाइन नुकसान में रही। हालांकि इन फिगर्स में इसकी इंटरनेशनल सब्सिडीज का काफ़ी नॉइज शामिल था। इसका डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड अपने आप में अच्छा काम कर रहा है। कंपनी के म्यूचुअल फंड एवरेज एसेट्स 14% बढ़कर 3.88 लाख करोड़ रुपीस हो गए, जो इंडस्ट्री के 21% ग्रोथ से धीमा है, लेकिन ये बढ़ रहा है। इसका कोर प्रॉफिट लगभग 3% बढ़ा और कंपनी ने अपने स्ट्रक्चरल मोड्स को पकड़े रखा, जिसमें नेशनल पेंशन सिस्टम में इसका 24% शेयर शामिल है। UTI के इंटरनेशनल बुक में प्रॉब्लम्स थे। इसके ओवरसीज सब्सिडीज ने एक ही साल में अपने एसेट्स का 1/3 से ज्यादा हिस्सा खो दिया। अब तक आपने ये नोटिस कर लिया होगा कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। जिन कंपनीज के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट या AUM बढ़ रहे हैं, उनके नेट इनकम इतने स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? जवाब एक छोटे से लाइन आइटम में छुपा है, जिसे अदर इनकम कहते हैं। देखो, सेबी ने हर इंडियन एसेट मैनेजर के लिए ये जरूरी कर दिया है कि वो अपना कुछ कॉर्पोरेट कैश उन्हीं फंड्स में डाले जो वो बेचते हैं। इससे उनका स्किन इन गेम रहता है। मतलब अगर कोई आपको इक्विटी फंड बेच रहा है, तो उनके पास इतना भरोसा होना चाहिए कि वो खुद भी उस फंड में इन्वेस्ट करे। पॉलिसी के तौर पर ये समझदारी है, लेकिन इसका एक अजीब अकाउंटिंग इफेक्ट होता है। वो पैसा AMC की बैलेंस शीट पर ही रहता है और हर 3 महीने में मार्क टू मार्केट किया जाता है। क्वार्टर के लिए कोई भी पेपर गेन या लॉस अदर इनकम में चले जाता है। तो एक तरीके से एक AMC का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट असल में एक ही कंपनी के अंदर चल रहे 2 बिजनेसेस को ट्रैक करता है। एक इसका फी बिजनेस है, जहां ये क्लाइंट्स के लिए मैनेज किए गए पैसे पर मैनेजमेंट फीस कलेक्ट करता है। ये धीमा है और प्रेडिक्टेबल होता है और एसेट्स के साथ स्केल होता है। लेकिन इसका एक ट्रेजरी भी है, मतलब इसकी अपनी सेविंग्स जो इसके अपने फंड्स के अंदर बैठी हैं, ये मार्केट्स के साथ ही मूव करती हैं। अब देखो, एक बढ़ते हुए मार्केट में दोनों ही अच्छे दिख सकते हैं, लेकिन गिरते हुए मार्केट में ट्रेजरी बहुत बड़ा पेपर लॉस दिखा सकती है, जो फी बिजनेस के प्रॉफिट को खा जाती है। निफ्टी के हाल ही के सबसे बुरे क्वार्टर्स में से एक में इन पेपर लॉसेस ने इन कंपनीज के बुक्स को बुरी तरह से इम्पैक्ट किया है।
तो अगर आप कोर बिजनेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, खास करके ऐसे क्वार्टर में जब मार्केट्स नीचे हों, तो सिर्फ उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को देखना ज़्यादा सही है। उस बेसिस पर आईसीआईसीआई और एचडीएफसी की एएमसीज दोनों के लिए क्वार्टर्स ठीक ही रहे। उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग 30% और लगभग 16% बढ़ा। दूसरी तरफ यूटीआई एएमसी ने फिर भी एक बड़ा लॉस ही देखा, 71%। इसमें 92 करोड़ रुपीस का ट्रेजरी हिट भी है। बिना ट्रेजरी हिट के यूटीआई के एएमसी ने 16% का लॉस रिपोर्ट किया। एएमसी इंडस्ट्री के हेडलाइन नंबर्स इस क्वार्टर में काफ़ी बुरे लग रहे हैं। पूरे क्वार्टर में एसेट्स अंडर मैनेजमेंट काफ़ी नीचे गिरे। अकेले मार्च के महीने में इंडस्ट्री के क्लोजिंग एसेट्स लगभग 10% गिरे और 82 लाख करोड़ रुपीस से 74 लाख करोड़ रुपीस से भी नीचे चले गए। ये काफ़ी हद तक क्वार्टर के मार्केट करेक्शन के कारण हुआ है। ऑफ कोर्स निफ्टी 50 काफ़ी गिर गया, उसके साथ ही ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस भी 16% गिर गए। भले ही इन्वेस्टर्स ने पैसा वापस नहीं निकाला, फिर भी उनके यूनिट्स की वैल्यू इस क्वार्टर में कम हो गई। ये सब एक बुरे ग्लोबल माहौल में हुआ, जहां वेस्ट एशिया वॉर ने सबको चिंता में रखा। लेकिन ये सब सिर्फ अनस्टेबल मार्केट्स के कारण नहीं हुआ, इसमें एक सीजनल ट्रेंड भी है। हर मार्च में कॉर्पोरेट ट्रेजरीज लिक्विड और मनी मार्केट फंड से कैश निकाल लेती हैं ताकि एडवांस टैक्स भरा जा सके और ईयर एंड बैलेंस शीट्स को ठीक किया जा सके। ये मैकेनिकल आउटफ्लोज हैं जिनमें से ज़्यादातर अप्रैल तक वापस आ जाते हैं। फिर भी इस क्वार्टर के लिए मार्च में अकेले ओवरनाइट फंड से लगभग 40,000 करोड़ रुपीस निकले और मनी मार्केट फंड से और 29,000 करोड़ रुपीस। सीजनल चैलेंजेस को अगर छोड़ दें तो ये पूछना ज़रूरी है कि ये गिरावट कब तक चल सकती है, इसके पहले कि एएमसीज के प्रॉफिट्स पे भी इसका इम्पैक्ट दिखने लगे। जैसा कि आईसीआईसीआई प्रू एएमसी के मैनेजमेंट ने कहा, ये सिर्फ एक बुरा क्वार्टर नहीं है, ये लगातार वीक इक्विटी रिटर्न्स का 18th मंथ है। सितंबर 2024 से इंडियन इक्विटीज असल में कहीं जा ही नहीं रहे हैं। तो फिर हमें इंडस्ट्री के फ्यूचर के बारे में क्या सोचना चाहिए? इस मामले में चीज़ें काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक दिख रही है। एक ऐसा क्वार्टर जिसमें ज़्यादातर पोर्टफोलियोज को नुकसान हुआ है। इंटरेस्टिंग बात यह रही कि रिटेल मनी मार्केट्स में आता रहा और ये कोई रैंडम बात नहीं है। इस फिस्कल ईयर में मार्केट्स के लिए जो 2 सबसे बुरे महीने थे, वो वही 2 महीने थे जहां सबसे ज़्यादा इक्विटी फ्लोज देखे गए। जैसा कि एचडीएफसी एएमसी के मैनेजमेंट ने कहा, उनके पास सबसे ज़्यादा फ्लोज मार्च के महीने में आए, जहां काफ़ी बड़ी ग्लोबल जियोपॉलिटिकल वॉलेटिलिटी थी, और दूसरा महीना जहां सबसे ज़्यादा फ्लोज आए वो जुलाई था, जब इंडिया पर यूएस ने एक्स्ट्रा टैरिफ्स लगाए थे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना? ऐसा नहीं हुआ कि फ्लोज सिर्फ बुरी खबर के बावजूद रुके रहे, बल्कि वो और तेज़ी से बढ़ गए। आईसीआईसीआई प्रू एएमसी के मैनेजमेंट ने भी कुछ ऐसा ही कहा। जब मार्केट्स नीचे होते हैं, लोग आमतौर पर अपने एसआईपीज भी बढ़ा देते हैं। यानी जब मार्केट्स नीचे थे तो टिकट साइजेस गिरने के बजाय बढ़ रहे थे। ऐसा लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स अब बाय द डिप के बारे में सीख रहे हैं। इस पैसे का एक बड़ा हिस्सा तेज़ी से पैसिवली इन्वेस्ट किया जा रहा है। जैसे कि आईसीआईसीआई के मैनेजमेंट ने बताया, यंग डिजिटल नेटिव इन्वेस्टर्स का एक नया सेक्शन आ रहा है जो सिर्फ एसआईपीज के थ्रू ही मार्केट्स में एंटर कर रहे हैं। इन इन्वेस्टर्स को हिलाना मुश्किल है, वो सालों तक अपना पैसा मार्केट्स में रखते हैं। जैसे यूटीआई के मैनेजमेंट ने बताया कि उनका 97% एसआईपी बुक 5 साल से ज़्यादा पुराना है। मतलब इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर्स एक मजबूत काउंटर साइक्लिकल फोर्स बन रहे हैं। जब मार्केट्स नीचे जाते हैं, वो एक शॉक अब्जॉर्बर्स बन जाते हैं और इसके फॉल को रोकने का काम करते हैं। हालांकि मार्केट की वॉलेटिलिटी ही अकेला प्रेशर नहीं है जिसे एएमसीज झेल रहे हैं। देखो, रिटेल पैसिव इन्वेस्टिंग के बढ़ने का एक दूसरा साइड भी है। एएमसीज जो एक्टिव फंड्स ऑफर करते हैं, उनका अपील कम हो रहा है। इससे उनकी अर्निंग्स पर बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। एक पैसिव प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किए गए हर रुपए पर एएमसी जो ब्लेंडेड फी कमाती है, वो एक्टिव प्रोडक्ट्स के मुकाबले बहुत कम होती है। मिसाल के तौर पर आईसीआईसीआई अपने इक्विटी बुक के एसेट्स पर लगभग 67 बेसिस पॉइंट्स कमाता है, लेकिन अपने पैसिव बुक पर सिर्फ 10 बेसिस पॉइंट्स, लगभग 7 गुना का गैप। इंडस्ट्री पर नए रेगुलेटरी प्रेशर्स भी हैं। सेबी का नया बेस एक्सपेंस रेशियो फ्रेमवर्क जो 1 अप्रैल से लागू हुआ, उसने 5 बेसिस पॉइंट्स का वो अलाउंस हटा दिया जो एएमसीज एग्जिट लोड्स चार्ज करने के बजाय अपने पास रखते थे। ये एएमसीज के लिए एक प्रॉफिट था जो पूरी तरह से हट गया है। और इंडस्ट्री इन तकलीफों से कैसे बच रही है? पहले तो इन तीनों कंपनीज ने रेगुलेटरी हिट का एक बड़ा हिस्सा डाउनस्ट्रीम पास कर दिया। वो 5 बेसिस पॉइंट अलाउंस डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन के तौर पर दिया जाता था। जब इन्हें हटाया गया तो उन कमीशंस पर भी इम्पैक्ट आया। नया रूल लागू होते ही तीनों ने कम डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन वाला स्ट्रक्चर निकाल दिया। जैसा कि यूटीआई के मैनेजमेंट ने काफ़ी साफ कहा, जो भी असर है वो उसे इंटरमीडियरीज पर पास कर देंगे। एएमसीज मार्केट के चेंजेस के हिसाब से अपने बिजनेसेस को डाइवर्सिफाई करने की भी कोशिश कर रहे हैं।
जब रिटेल इन्वेस्टिंग का एक बड़ा हिस्सा पैसिव फंड्स के पास जा रहा है तो वो ज़्यादा मार्जिन वाले ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स की तरफ जोर लगा रहे हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज या पीएमएस, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स या एआईएफ्स, प्राइवेट क्रेडिट और एक नई कैटेगरी जिसे स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स या एसआईएफ्स कहते हैं। इनका अपना इकोनॉमिक्स होता है। आईसीआईसीआई प्रू एएमसी के डेटा के मुताबिक पीएमएस और एआईएफ्स एसेट्स पर लगभग 200 बेसिस पॉइंट्स का ग्रॉस यील्ड कमाते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर कमीशंस निकलने के बाद लगभग 98 बेसिस पॉइंट्स नेट। ये पैसिव से लगभग 10 गुना है। एसआईएफ्स को ही ले लीजिए, ये एक नया प्रोडक्ट है जिसमें 10 लाख रुपीस का एंट्री टिकट है। आईसीआईसीआई ने जनवरी में अपने पहले 2 एसआईएफ्स लॉन्च कर दिए और मार्च तक 1900 करोड़ रुपीस के एसेट्स क्रॉस कर दिए। बाकी 2 भी अपने खुद के एसआईएफ्स लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं। आखिर में अपने ऑफरिंग्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए ये सारी कंपनीज गिफ्ट सिटी और दुबई के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर में अपने आउटपोस्ट के साथ फॉरेन जा रही हैं। गिफ्ट सिटी बाहर से आने वाले फॉरेन कैपिटल और बाहर जाने वाले इंडियन इन्वेस्टमेंट्स दोनों के लिए बेहतर टैक्स ट्रीटमेंट के साथ एक रैपर देती है। दुबई गल्फ में रहने वाले अमीर इंडियंस के लिए रास्ते खोलता है। दोनों ही लंबे समय के बेट्स हैं, लेकिन इस डाइवर्सिफिकेशन के अपने रिस्क हैं। जैसे यूटीआई ने इंटरनेशनल एसेट्स में 35% का बहुत बड़ा फॉल देखा क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से हट गए। कुल मिलाकर इंडिया के एएमसी बिजनेसेस एक ऐसे क्वार्टर में काफ़ी हद तक बचे हुए लग रहे हैं जो हर तरह से बहुत बुरा होना चाहिए, लेकिन बिजनेस से जुड़े कुछ सवाल पूछना ज़रूरी है। पहला, लॉन्ग टर्म में एक्टिव फंड्स का क्या होगा? पूरी इंडस्ट्री में एग्जाम्पल के लिए पिछले 10 सालों में सिर्फ 13% लार्ज कैप स्कीम्स ही अपने बेंचमार्क से ज़्यादा अल्फा जनरेट कर पाई हैं। क्या इसका मतलब ये है कि वो पैसिव इन्वेस्टमेंट से लगातार हारती रहेंगी? दूसरा सवाल ये है कि क्या रिटेल इंटरेस्ट हमेशा बना रह सकता है? ऑफ कोर्स 18 महीने के वीक रिटर्न्स ने एसआईपी डिसिप्लिन को नहीं तोड़ा है। क्या वो 24 महीने तक सर्वाइव कर सकता है या 30? या कोई ऐसा पॉइंट है जहां राउट शुरू हो जाएगा? इन सवालों का आपको क्या जवाब लगता है? अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।